इसका लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पढ़ने वाले प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है दोस्तों। तो प्रकाश का आज प्रवर्तन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग जान जाते हैं ये प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि प्रकाश क्या है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रकाश क्या है। तो मैं पहले बता दूं कि प्रकाश एक तरह के ऊर्जा होता है। ठीक है ना, प्रकाश एक तरह के ऊर्जा है। ऊर्जा बोले तो शक्ति, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, इसलिए इसे हम एक तरह के शक्ति भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कह दें दोस्तों कि प्रकाश एक तरह की क्या है, एक ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मेरा सूर्य है, जब ये ना होता तो हम किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते दोस्तों। तो ये है मेरा क्या है दोस्तों, यही मेरा प्रकाश है। तो ये इसी के अनुसार हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश मतलब जो बोलने में लाइट लगता है। तो देखिए, तो हम लोग साइंटिस्ट क्या किए, अब धीरे धीरे जब प्रकाश जब खोज रहा था तो इसके बाद हम लोग को वस्तुएं भी खोजना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने क्या खोजा कि बाबू कोई भी ऐसे पदार्थ जो जरूर होंगे जिससे वस्तु निकलते हैं। तो उन्होंने बांट दिया कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है ना, यानी कोई वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलेगी उसको कहाँ क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा टेबल है, इसमें से कोई भी जो इसमें से प्रकाश नहीं निकलेगी। इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है, ईंट हो सकता है ना, दीवार हो सकता है, जितना भी है, मनुष्य हम लोग खुद हो गए हैं, ये मनुष्य जो है उसमें से भी हम लोग को नहीं निकलती है लाइट। ठीक है ना, जिसमें से लाइट नहीं निकलेगी हम उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तु बोल देंगे। चलिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कि थोड़ा, अब बहुत सारे ऐसे वस्तु होंगे जिससे प्रकाश निकलती है, उसे क्या नाम दे दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसको मैं प्रकाश निकलती है, तो उस जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी ना हम उसको बोल देंगे अप्रदीप्त वस्तु। यानी लिखा हुआ वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए यहाँ पर से ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या कर रही है, जल रही है, तो इससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकलती है। तो याद रखिएगा, जो भी चीज जलता हुआ रहेगा, जैसे मोमबत्ती खाली मोमबत्ती बोल देंगे तो ये मेरा प्रदीप्त वस्तु नहीं कहलाएगी दोस्तों। ठीक है ना, कब कहलाएगी, जब उसको हम जला देंगे। या फिर जो बल्ब भी रहेगा, बल्ब को हम प्रदीप्त वस्तु नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब वो बल्ब जलता हुआ रहेगा दोस्तों। कब रहेगा, जब जलता हुआ बल्ब रहेगा ना, तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्रदीप्त वस्तु। तो साइंटिस्ट इन्होंने ही खोज किया कि जिससे प्रकाश निकलेगी उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, जिससे नहीं निकलेगी उसको अप्रदीप्त बोलेंगे। अब चलिए, कुछ कुछ नया आविष्कार हुआ, तो तभी उन्होंने सोचा कि जब वो प्रकाश आती है तो हम लोग को वस्तु दिखाई कैसे देता है। तो इसीलिए हम लोग को इन्होंने खोज किया प्रकीर्णन का। तो प्रकीर्णन क्या होता है वो दोस्तों हम ध्यान से समझिए। प्रकीर्णन होता है कि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, सूर्य से यहाँ आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पे टकराती है, ठीक है ना, जब कोई भी वस्तु पे टकराती है या फिर कोई कण पे टकराती है तो वस्तु थोड़ी मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। या फिर कोई कण पे टकराएगी या फिर कोई वस्तु पे टकराएगी, है ना, तो वो क्या करती है, प्रकाश को थोड़ी और अपनी ओर अवशोषित मतलब कुछ ले लेती है और बचे हुए प्रकाश की किरणें पृथ्वी के चारों ओर फैला देती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब देखिए, किसी वस्तु को हमको देखना हो तो सबसे पहले हमको क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी होती है, यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी से यहाँ पे क्या होता है, इससे प्रकाश कहाँ जाती है, किसी वस्तु पे टकराएगी, है ना दोस्तों, किसी वस्तु पे टकराएगी तो ये वस्तु क्या करती है, थोड़ी मात्रा में अपनी ओर जो प्रकाश होता है अपनी ओर रख लेगी और बचे हुए सबको क्या कर देगी, पृथ्वी के चारों तरफ फैला देती है, जिसके कारण हमको वस्तु को दिखाई देता है। वस्तु को देखने के लिए हमको कौन सा प्रक्रिया होना चाहिए, प्रकीर्णन। तो साइंटिस्ट इन्होंने खोज किया कि बाबू जो भी सूर्य से रोशनी आती है वो डायरेक्ट मेरी आंखों पे नहीं आती, पहले वस्तु पे पड़ेगी और वस्तु कुछ रखेगी, उसके बाद हम लोग के आँख पे आती है। तब तक आप लोग के आगे होगा समझ में, अगर एग्जाम में आगे हो गया प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कि हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना रहता है किरण के बारे में। तो किरण क्या होता है वो देख लीजिए। तो किरण के बारे में यही है कि कोई रेखा, है ना, कोई रेखा
सीधी चले उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मेरा किरण है क्या है, ये किरण बोलते हैं। ये रेखा है जो सीधे चले इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब आता है दोस्तों किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं वो देख लिए। किरण पुंज कहते हैं किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण ये आपस में क्या रहेगा, बहुत सारे किरण, यहाँ पर से इस तरह के किरण हो गया, इस तरह के किरण हो गया, बहुत सारा किरण एक साथ में तो समूह के रूप में आवे है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर कोई किरण ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बहुत सारा किरण जो है उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। किरण पुंज का मतलब होता है समूह। चलिए दोस्तों, किरण पुंज के भी प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर इस तरह के रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इस तरह के रहेगा तो क्या बोलते हैं। तो किरण पुंज, बहुत सारे के किरण पुंज होते हैं। तो इसमें से मेनली हम लोग को 3 तरह के किरण पुंज हम लोग को देखने को लिए मिलता है। तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो वही 3 तरह के हम लोग को पढ़ने के लिए रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं किरण पुंज जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। तो समझ लिए, अप मतलब होता है फैलना, अप मतलब होता है क्या, फैलना। अप मतलब वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, जो फैलने का काम करेगी ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। यहाँ पर सब जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर से सब आपस में किरण क्या कर रही है, निकल रही है। यहाँ पर से एरो दिया हुआ है दोस्तों कि इधर से ये निकलते जा रही है। ये तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे अभिसारी। अभी मतलब होता है सिकुड़ना। अगर ट्रिक से सीखेंगे तो आप मतलब फैलना, अभी मतलब सिकुड़ना। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अपसारी और अभिसारी में क्या होता है। तो अभी मतलब बता देते हैं कि अभी मतलब होता है सिकुड़ना और अप मतलब होता है फैलना। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पे आकर मिल जाती है या फिर सिकुड़ जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर से एक बिंदु पे आके मिल रही है, फोकस कर रही है। यहाँ पे देख लीजिए एरो का निशान इधर है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर से हम लोग सीख लेते हैं। अब आते हैं समांतर किरण पुंज में। तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, तो समांतर किरण वैसा किरण पुंज जो किरणें एक दूसरे को समांतर हो, उसे क्या बोल देंगे दोस्तों, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जितना भी किरण है सब एक दूसरे को क्या है, समान रूप में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पे होती है। जैसे सूर्य से आप देखे होंगे, जो सूर्य से प्रकाश आती है, कभी आपको घर में जो छोटा सा छेद हुआ होगा तो आपको कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा सूर्य की किरण। तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ लेना है। जैसे हम लोग को वस्तु के बारे में पढ़ लिए कि बहुत सारे ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश निकलते हैं। तो साइंटिस्ट क्या हुआ, धीरे धीरे और तरक्की पे गया, और उन्होंने सोचा कि बहुत सारे ऐसा वस्तु होगा जिससे प्रकाश निकल भी जाती होगी। तो हाँ, उन्होंने खोज किया पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, है ना, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। उन्होंने खोज कर दिया कि हवा भी एक तरह के क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। इसमें से अगर हम हवा में से हम कोई प्रकाश को कर देते हैं तो हवा से क्या कर देता है, आर पार हो जाता है। जैसे में आप हवा को नहीं देख पा रहे, जैसे हवा में ही क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है पूरे आर पार हो जाता है। पानी से भी हम अगर कोई टॉर्च जलाते हैं तो पानी से भी आर पार हो जाता है। कांच भी मेरा क्या है, पारदर्शी पदार्थ होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हम लोग के अपारदर्शी की कहानी नजर आती है। तो अपारदर्शी की कहानी है तो इसमें बताया गया कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया टेबल, पेन, दीवार या मनुष्य खुद हो गए, ये सब जितना भी है ना, ये सब जितना भी मनुष्य हो जाते हैं, ये भी मेरा क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ मतलब अपारदर्शी पदार्थ में गिनती आते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग बोले गए। अब आता है परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो परभासी पदार्थ कहते हैं वैसा भासी का मतलब तो धुंधलापन, यहाँ पे भी ट्रिक से समझ लें। पार मतलब आर पार, भासी मतलब धुंधला। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वैसा प्रकाश जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे तेल लगा हुआ कागज होता है, घिसा हुआ कांच होता है। कुहासा जैसे में आपको सर्दी के मौसम में हमेशा देखने के लिए मिलता है, जब ये बाइक को चलाते रहते हैं तो जो उसमें टॉर्च जलता है, यानी जो आप हेडलाइट जलाते हैं यहाँ पर जो इससे रोशनी निकलती है यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, कुहासा की वजह से हम लोग को कुछ दिख नहीं पाता, जिससे अक्सर एक्सीडेंट होता है। तो कुहासा जो होता है ना, वो भी उसको हम लोग बोलते हैं परभासी पदार्थ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं
फिर धीरे धीरे हम लोग को दर्पण के बारे में आते हैं। तो दर्पण क्या होता है वो देख लीजिए। तो दर्पण एक तरह के कांच का बना होता है, ठीक है, कांच का बना हुआ होता है वो, जिसका प्रवर्तक सतह जो होता है, जो प्रवर्तक सतह, जो पीछे का सतह जो होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या होता है, प्रवर्तन हो जाता है, उसका रंजित किया हुआ रहता है। रंजित का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रंजित का मतलब होता है रंगा हुआ। रंजित का मतलब होता है क्या? रंगा हुआ। उसका क्या रहता है? रंगा हुआ होता है, उसे ही दर्पण कहते हैं। चलिए आपको आ गया होगा समझने। कांच और दर्पण में अंतर होता है। कांच में किसको कहते हैं? जो रंगा हुआ नहीं रहेगा, ठीक ना। जैसे में आप लोग देखे होंगे कांच, जिसको में ऑफिस के लिए यूज होता है, वहाँ पे कांच यूज हो जाता है। या फिर आप देखे होंगे आपके पापा या फिर दादा के चश्मे में जो लग रहा है तो उसको कांच बोलते हैं, दर्पण नहीं बोलते, ठीक है ना। वो अलग बात होता है कि उसमें अलग तरह के दर्पण लगे होते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे? कांच ही बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर से जानते हैं कि दर्पण को दो प्रकार होता है। दर्पण को कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण हम लोग क्या करते हैं? समतल दर्पण जिसका यूज हम लोग घर में यूज करते हैं। जैसे में आप लोग, जैसे में फिगर में देख पा रहे हैं, ये सब जो मेरा आईना है यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पर जो लड़की डांस कर रही है, यहाँ पर जो आदमी अपने आप को देख रहा है, इसको यूज हम लोग घर के लिए यूज करते हैं। चलिए, इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और बराबर बनता है। ये दर्पण में जो रहता है ना, जो प्रतिबिंब बनेगा पूरा सीधा बनेगा, जैसे हम हैं वैसा ही उसमें भी बन जाएगा। लेकिन इसमें एक होता है कि इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब इसमें आएगा कि पार्श्व रूप पे क्या होता है। पार्श्व रूप पे क्या होता है कि देखिए, ये उल्टा दो तरह के होता है। एक उल्टा क्या होता है कि हाथ पैर की जगह नजर आए और पैर हाथ की जगह पे नजर आए, ये होता है। और एक उल्टा ये होता है कि ये वाला डायरेक्शन जो है इस तरह से घुमा हुआ है, यहाँ पर से जो एस घुमा हुआ है इस तरह के, तो ये एस घुमा हुआ रहेगा इस तरह से, मतलब लेफ्ट वाला राइट में चले जाए, राइट वाला लेफ्ट में चले जाए। जैसे आपको देख रहे होंगे आईना में, जब वो बायां हाथ उठा रहा है तो दायां हाथ उठता है, जब दायां हाथ उठेगा तो बायां हाथ उठेगा। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं पार्श्विक रूप से, है ना। चलिए अब बताते हैं कि इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसमें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी रहता है ना काल्पनिक होता है। काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक होता है वह जो होता तो है, हम देखते तो हैं लेकिन होता नहीं है। जैसे में आप हॉल में जाते होंगे, सिनेमा हॉल में, वहाँ पे 3D चश्मा देता है आपको देखने के लिए, तो ऐसा लगता है ना बाघ आपको नज़दीक में आ जाता है, लेकिन होता नहीं है ना। तो उसी को बोलते काल्पनिक है। ये बोलता है इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब समझिए कि समतल दर्पण में चीज़ों को बराबर दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए जाए जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा इसमें दिखाई देती है। जैसे में आप लोग को समझ लीजिए कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो पार्श्व परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो पार्श्व परिवर्तन के लिए थोड़ा सा हम इसको, पार्श्व परिवर्तन यहाँ पे थोड़ा सा लिखे थे आप लोग के बारे में कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। जैसे में देख सकते हैं आप पार्श्व परिवर्तन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। पार्श्व परिवर्तन में क्या लिखा हुआ है? वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है दिखाई दे, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा दिए थे कि राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है और दिखा रहा है राइट हैंड है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये सब जितना में ना पार्श्व परिवर्तन, इसी के वजह से जो एम्बुलेंस में जो लिखा होता है दोस्तों, ये उल्टा लिखा होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या रहता है? उल्टा लिखा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग आईना में देखें तो ये सीधा नजर आएगा, अगर हम इसको उल्टा सीधा रखेंगे तो ये उल्टा नजर आएगा, जब उल्टा देखेंगे तो ये क्या नजर आएगा? सीधा। इसलिए एम्बुलेंस में जो भी लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, जिसके कारण हम जब आईना में देखते हैं तो सीधा नजर आता है, जिसके कारण हम लोग आराम से इसको एम्बुलेंस को जाने देते हैं। सीधा वो लिखा रहता है इसके लिए, इसलिए उसको एम्बुलेंस को जाने देते हैं, ठीक है ना। अगर उल्टा हम लोग को दिखाई दे तो हम लोग को उसको पास नहीं देते, जिसके कारण रोगी क्या हो जाएगा? जान चला जाता। इसलिए एम्बुलेंस का जो लेटर होता है वो उल्टा लिखा होता है, जिसके कारण कार वाहन उसको समझ ले। अब समझ लिए कि समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझ गए। अब आता है गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण के नाम से सुनने लग रहा है कि वैसा दर्पण जो क्या हो? गोल हो, है ना। जैसे में आपका डिफिनेशन है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? ये कि गोलीय दर्पण होता है, जिसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर बनाए हैं आपको। यहाँ पर से जैसे में आप लोग का देख पा रहे हैं कि ये है मेरा गोलीय दर्पण। यहाँ पर से जैसे में ये पूरा तरह से क्या होता है?
यहाँ पूरा तरह से यहाँ पे होता है गोल, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें दो तरह से रंगा होता है, एक यहाँ पे रंगा होता है, ठीक है ना। ये गोलीय दर्पण एक बाहर से रंगा होगा, एक अंदर से भी रंगा होता है दोस्तों। ये क्या होता है, अंदर से भी रंगा होता है, जैसे में हम आपको दूसरा फिगर में दिखा दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं जो बाहर से रंगा होता है, अब इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, है ना। जिसका परिवर्तक सतह जो अंदर होता है वो रंगा होता है, इसको बाहर वाला रंगा होता है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है जो हम लोग इस तरह से हम लोग इस तरह से जो हम लोग किए हैं उसको क्या बोलते हैं, कलाई किया हुआ, मतलब रंगा हुआ है, ठीक है ना। और जो अंदर से है इसको कलाई किया हुआ है। चलिए अब हम लोग आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र मतलब जो गोले का केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और बताए थे वक्रता त्रिज्या मतलब ये यहाँ पे जो पी कहलाता है पोल यानी मुख्य, यहाँ पे जो ध्रुव कहलाता है, यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये ध्रुव से लेकर ये केंद्र की दूरी को, ध्रुव से लेकर केंद्र की दूरी को जो हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भी केंद्र से लेकर पोल, दोनों साइड में पोल होता है मतलब ध्रुव होता है, तो ये दोनों के बीच में भी हम लोग वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। अब ये जो डंटा खींचा होता है यहाँ से लेकर बीच दो भागों में बांटा जाता है यहाँ पर से, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं दोस्तों। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो एम लिए हैं ये मान लिए हैं कि यहाँ पे एम एन मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर भी उत्तल दर्पण जो लिया हुआ है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये अंदर से रंगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, अंदर से ये रंगा हुआ रहेगा। अब जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि अवतल दर्पण ऊपर से रंगा हुआ है, ये उत्तल दर्पण अंदर से रंगा हुआ है। इसमें भी केंद्र होता है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसमें वक्रता त्रिज्या होता है, इसमें मुख्य अक्ष होता है, सब में सेम होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये कलाई ऊपर से क्या हो रहेगा, रंगा ऊपर से रहेगा, और ये नीचे से रंगा हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फोकस क्या होता है दोस्तों। फोकस को पढ़ने के लिए यहाँ पर जैसे लिख दिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो सबसे पहले हम कोई क्या करते हैं, एक दर्पण पढ़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है मेरा, ठीक है ना। तो ये है मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को पाने के लिए जैसे मैं यहाँ पर बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो हम जैसे में मुख्य अक्ष समांतर खींच लेते, तो ये है मेरा मुख्य अक्ष। यहाँ पे रहता है पी, यहाँ पे होता है सी, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष है मेरा, ये मेरा क्या है ये मेरा मुख्य अक्ष बोले या फिर प्रधान अक्ष बोले, बात बराबर है। ये है मेरा मुख्य अक्ष। तो बोला क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकराकर, मतलब टकराती है, तो क्या होता है, जिस टकराकर यानी परिवर्तन होकर टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, तो जिस बिंदु पे जाके मिलेगी उस बिंदु का जो कटा जहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। इसको ए से सूचित किया जाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है, फोकस कहलाएगा। चलिए आपको फोकस तो समझ में आ गया होगा। और फोकस दूरी किसे कहेंगे, किसी भी चीज़ को दूरी नापने के लिए पी से सूचित करते, तो पी और फोकस की दूरी, मतलब ध्रुव और फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये चलिए आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं कि हम लोग के गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला आता है उत्तल दर्पण, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में बता देते हैं कि आपको जैसा फिगर में देखे थे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो फिगर में भी देख पा रहे हैं, इसका क्या है, उठा हुआ है, उसको क्या होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। और उसका जो धंसा हुआ भाग होता है वो रंगा हुआ होता है, जो उसको धंसा हुआ रहेगा, जो पिछले का हिस्सा होता है वो रंगा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे हम बता देते हैं, और वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनाता है। ये वाला काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे मैं आप देख पा रहे हैं, ये आईना में जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ये दिख रहा है गाड़ी, लेकिन इतना छोटा थोड़ी ना होगा कि इतना ये दिख रहा है कि इतना में ही अट गया।
तो इतना में थोड़ी रहेगा, ये बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, छोटा सा दिखा दे रहा है। यही तो है कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि उत्तल दर्पण में जो गाड़ी के साइड मिरर में होते हैं, गाड़ी के साइड जो आईना होता है उसको हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। इसी के वजह से हम लोग ना उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी के साइड आईना के लिए। आप देखेंगे जो गाड़ी के 2 आईने लगे होते हैं, एक इस तरह से इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है। इसमें हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि पीछे आने वाले गाड़ी को हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा नजर आता है, प्रतिबिंब क्या कर देता है, छोटा नजर आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की कहानी सुन लेते हैं, अवतल दर्पण के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं ना। तो अवतल दर्पण में लिखा हुआ है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है। क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ये जो प्रवर्तक सतह जो पीछे का होता है वो क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस तरह से इमेज बनेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे में ये क्या है, जो प्रवर्तक सतह है वो क्या रहेगा, धंसा हुआ रहेगा, वो बाहर के रंगा हुआ रहता है, और उसका जो उठा हुआ भाग होता है वो रंग होता है। जैसे ये उठा हुआ है उसको क्या करना, रंगा हुआ रहेगा। और वो काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। हम आपको बता देते हैं ये क्या करता है, वास्तविक भी बनाएगा और कभी कभी क्या करता है, काल्पनिक भी बनाता है। और इसमें वस्तु कभी सीधा और कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। कभी इसमें सीधा बन जाएगा, कभी इसमें उल्टा बन जाएगा। जब आपको इमेज बनाने के लिए सिखाएंगे दोस्तों, तो इसमें बताएंगे कि उल्टा कब बनता है और सीधा कैसे बनता है। देखिए इसमें देखिए वस्तु क्या होता है ना, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए तो इसका यूज हम लोग डॉक्टर के लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग डॉक्टर के लिए करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, है ना। बहुत सारा यूज करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब क्या करता है, बहुत बड़ा बना के दिखाता है, वस्तु से बड़ा बना के दिखाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। बोल रहा, हम जैसे आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण का यूज कार के साइड मिरर में क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण में चीज़ें को छोटा करके दिखता है, और पीछे से कोई कितना बड़ा भी बस या कार आए ड्राइवर आसानी से उसे देख सकता है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं इमेज में, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा यूज भी होता है, जब भी इसे होकर, है ना, इसमें इसका लाइट हम लोग सोलर प्लेट में भी यूज होता है, ठीक है। अब देखिए क्यों होता है, ये जो मेरा सोलर प्लेट है यहाँ पे, ये मेरा सोलर प्लेट है, इसको सोलर लैंप बोलते हैं, स्ट्रीट लैंप जो गली में लैंप लगा होता है ना, अगर सड़कों पे, तो इसका भी यूज हम लोग उत्तल दर्पण का ही करते हैं। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, जो भी लाइट उससे उत्तल दर्पण से गुजरता है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ फैला देता है। लेकिन उसमें अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता। अवतल दर्पण में क्या करता है, एक बिंदु पे केंद्र करता है, इसमें क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। इसलिए तो स्ट्रीट लाइन में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। और सोलर प्लेट में भी उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो गली है, यहाँ से गया वहाँ पे जो ये जो बना हुआ लाइट जल रहा है उसमें किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो भी इससे परिवर्तन होकर जो प्रकाश जाएगी वो चारों तरफ फैला देती है। अब इसी तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं लिख दिए हैं कि इनका यूज दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। क्योंकि दाढ़ी बनाते हैं तो दर्पण में अपना साइज बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण दाढ़ी का जो भी बाल होता है वो बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण दाढ़ी का बाल काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दाढ़ी है ये आपको बड़ा नज़र आके दिखाई देगा। जो छोटा छोटा रहता है वो क्या करेगा, बड़ा नज़र आता है, जिसके कारण हम आसानी से वो जो बड़ा बाल होता है उसको काट सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इनका यूज टॉर्च, कार, बस और इनके प्रकार के वाहन में, अनेक प्रकार के वाहन में यूज किया जाता है। क्योंकि इस दर्पण से टकराकर लाइट जब जाती है तो एक बिंदु पर फोकस करती है, इसीलिए तो इसका यूज हम लोग हेडलाइट में करते हैं, है ना। जैसे टॉर्च में करते हैं, टॉर्च में भी क्या रहता है, अवतल दर्पण यूज होता है। क्योंकि हम लोग को टॉर्च का काम क्या रहता है, किसी वस्तु को ढूंढना होता है। जब हम लोग टॉर्च मारते हैं तो एक ही वस्तु पे वो फोकस करती है ना। तो एक ही वस्तु पे फोकस करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक ही वस्तु पे फोकस जब करती है तो हम इसको बोलते हैं कि अवतल दर्पण इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग इसको अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं, है ना, कि अभिसारी दर्पण मतलब तो एक बिंदु पे आके मिलना, ठीक है। जो भी वस्तु पे आता है तो इसमें केंद्र करता है, केंद्रित करता है। और उत्तल दर्पण हम लोग अपसारी किरण पुंज भी बोल सकते हैं। और बताए थे इनका यूज क्या करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं। इनका सौर भट्टियों में भी यूज होता है। जैसे आपको लोग देख रहे हैं कि इसमें जो
आईना लगा हुआ है और ये उसमें अवतल दर्पण का यूज किया हुआ है, ठीक है ना, उत्तल नहीं अवतल दर्पण का, जिसके कारण जो दांत में कोई प्रॉब्लम होता है, दांत कितना छोटा है कितना बड़ा नजर आ रहा है, ये अवतल दर्पण के कारण ही होता है। चलिए आपको इतना आ गया होगा समझ में। तो हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना हम लोग थोड़ा सा ट्रेलर देख रहे थे, अब देख लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बहुत अच्छा तरह से, विशेष तरह से। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश, हम लोग समझ गए कि क्या होता है, परिवर्तन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं। तो परिवर्तन का मतलब ही होता है लौटना, यहाँ जिधर से आया उधर से लौट गया, है ना। तो हम लोग को परिवर्तन का मतलब ही होता है लौटना। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो जैसे कि हम वहाँ पे लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पे टकराती है तो वह टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, मतलब हवा से आया तो हवा में ही चला जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर से कोई आईना रखा हुआ है, यहाँ पर से है ना आईना रखा हुआ है। तो आईना रखते ही क्या हुआ, इधर से प्रकाश आई और ये यहाँ पर टकराया और यहाँ पर से टकरा के यहाँ पर से क्या हो गया, वापस चला गया। जैसे हम लोग बच्चा में खेल करते थे कि हमको किसी को चमकाना होता तो अपने हाथ में क्या ले लेते थे, आईना लेते थे, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या करते थे, आईना पे टकराते थे और आईना को टकरा के उसको किसी लड़का पे या फिर किसी जगह पे हम लोग चमकाते थे। बड़ा मजा आता था इसको चमकाने के लिए। तो यही हम लोग के कहलाता है, जो हम लोग बचपन का खेल खेलते हैं ना, ओकरे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो चलिए, प्रकाश के परिवर्तन में बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है। तो क्या पढ़ना होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो यहाँ पर से पहला तो आता है किरण, जो हम लोग समझ गए कि जो किरण आता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन देंगे, वैसा किरण जो किसी बिंदु पे आ रही होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। और उसको हम पढ़ना रहता है परिवर्तित किरण। तो परिवर्तित किरण जो टकरा के जा रही होती है उसको परिवर्तित किरण कहते हैं। अभी अब उसके बाद पढ़ना है अभिलंब। तो अभिलंब के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपतन बिंदु के बारे में जान जाते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा सा आपतन कोण जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या रहेगा, आपतन बिंदु थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपतन बिंदु वैसा बिंदु जहाँ पे आपतित किरण पड़ती है ना, आपतित किरण जहाँ पे पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ना है अभिलंब। अभिलंब में क्या होता है वो देख लीजिए। अभिलंब कहते हैं आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको एन से सूचित किया जाता है, इसको इंसिडेंस रे, इसको रिफ्लेक्शन रे। अब देखिए इसको में आपतन कोण पढ़ना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो हम पढ़ना क्या है, आपतन कोण। जो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ आता है 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे तो जरूर कोई ना कोई कोण से ही आता होगा। कोई 60 डिग्री से आ रहा होगा किरण, कोई 30 डिग्री से किरण आ रहा होगा, तो कोई ना कोई कोण बनता है। तो ये जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको बोला जाता है आपतन कोण बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है, आपतन कोण। आपतन कोण बोलेगा क्या बोलते हैं, तो ऐसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना होता है, या फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह से बोल लेना है कि यहाँ पर भी कोई भी कोण आया, जितना कोण से आया उतना कोण से तो वापस भी जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं वैसा कोण जो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में होती है। वैसा कोण जो परिवर्तित किरण अभिलंब या फिर अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में होती है उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन कोण। तो आप लोग के आगे हुआ समझ में कि आपतित किरण वैसा किरण होता है जो आती है, परिवर्तित किरण जो टकरा के जाती है। अभिलंब और आपतित किरण और परिवर्तित किरण आपतन बिंदु के जो बीच में जो डाला गया लंब होता है वही अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो होता है, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम में हमेशा आता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें। तो हम जैसा पढ़ा देते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कौन होता है दोस्तों, पहला नियम होता है जैसा कि आप समझ रहे हैं आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही सीध यानी एक ही बिंदु पे होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
जो भी यहाँ पे किरण आ रहा है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण है, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है ना, विलंब जिसे बोलते सब एक ही बिंदु पे होता है। ये है पहला नियम होता है ना। अगर हम लोग कुछ फिगर इस तरह से बना देंगे कि आपतित किरण इधर से आ रहा है, परिवर्तित किरण इधर से जा रहा है, तो ये मेरा फिगर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको बनाना है आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे डालना है, तभी हमें इसको परिवर्तन का नियम, पहला नियम बोलेंगे। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो होता है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मान लिया जाए ये इधर से 60 डिग्री का कोण बना के आया, तो जो वो जब वापस भी जाएगा तो 60 डिग्री का कोण बनाकर वापस जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, जिसमें से हम लोग को पढ़ना रहता है प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब क्या होता है वो देख लीजिए। प्रतिबिंब कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए बता देते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रखी होती है ना, जैसे एक मेरा प्रतिबिंब है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं यहाँ पे। पहले आपको जब प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हम आपको फिगर भी बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम कोई वस्तु को इसके मुताबिक रखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु को हम रखें ए और बी को यहाँ पे मान लेते हैं, तो बोला रहा है प्रतिबिंब, तो बोल रहा है क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। तो आती हुई प्रकाश की किरणें, अब आपको बताए थे जब भी कोई प्रधानच के समांतर होती है तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से ही जाएगी, ठीक है ना। तो जहाँ पे करती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे P होता है, F होता है, यहाँ पे C होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर से जाते हैं, और कोई भी केंद्र जब C से, मतलब C से जाएगी तो C से ही गुजर के जाएगी। तो जो यहाँ पे कटा है ना, जो यहाँ पे कट रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। मतलब बोल रहे किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत यहाँ पे क्या होगा, सूर्य मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं यहाँ पे, या फिर टॉर्च मान लेते हैं, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया। जो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे जो ए बी डैश ए डैश जो बना, उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वही आपको क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब प्रतिबिंब के दो प्रकार होता है, पहला कौन होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जो वही होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलेगी उसको बोल देंगे वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब। जो मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब होता है डॉट डॉट से मिलाना, है ना। जैसे कोई भी यहाँ पर से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आया इसको हम डायरेक्ट मिला दे रहे हैं, यहाँ पर से क्या आया, डायरेक्ट मिला। जब मिलता हुआ प्रतीत होगा तो कुछ इस तरह से मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो जब डॉट डॉट से मिलाया हुआ रहेगा ना दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक रूप में कटेगी, और काल्पनिक प्रतिबिंब कटते हुए प्रतीत होगी। तो चलिए ये रहा प्रकाश के परिवर्तन का पूरा फुल वीडियो। अगर आप लोग का अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको लाने वाले हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब भी कोई वस्तु फोकस पे हो, फोकस और दर्पण के बीच में हो, ऐसा वीडियो लाने वाले हैं। तो ये सब को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो और जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन के पास आ जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पावर को। जय हिंद, जय भारत।